आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये बहुत ही दिलचस्प होता रहा है और खासकर जब बात बीजेपी की हो। हमेशा कुछ ना कुछ पार्टी नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है, लेकिन बात सिर्फ एक्सपेरिमेंट तक ही सीमित नहीं रह जाती। पार्टी अपनी रणनीति में ज्यादातर हम देख पाते हैं कामयाब भी होती है। अब हम आज इतना कुछ इसलिए ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें बड़े ही जोर से हिलोरे ले रही है। 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इतना ही नहीं, यहां तक कि बात अब तीसरे डिप्टी सीएम तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस और बीजेपी संगठन लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों ने सियासी पारा अब और बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं संकेत जो है वो साफ हो रहे हैं कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। और इसी के साथ तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में बड़े बदलाव और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति जैसे कई सारे अहम मुद्दों पर जो है मंथन चल रहा है। आरएसएस के सह कार्यवाह अरुण कुमार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी इस पूरी कवायद की गंभीरता को और भी बढ़ा देती है। खास बात यह है कि अरुण कुमार दो अहम बैठकों में शामिल होने जा रहे हैं, जो आने वाले समय की रणनीति की ओर साफ इशारा करता है। अब इस पूरे नजारे को अगर हम समझते हैं, देखते हैं, तो यहां कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह मंत्रिमंडल विस्तार है या चुनावी रणनीति का बड़ा मास्टर स्ट्रोक? क्या उत्तर प्रदेश को तीसरे डिप्टी सीएम की वाकई में जरूरत है? और आज हम इन पहलुओं को लेकर बहस भी करेंगे और समझेंगे कि पर्दे के पीछे की आखिर पूरी कहानी क्या है, और तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, हम उनसे भी जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से जो इसमें कड़ी है वो जुड़ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, अगर हम नामों की चर्चा की बात करते हैं तो यहाँ भूपेंद्र सिंह, अशोक का नाम जो शामिल है, बलदेव औलख, असीम अरुण, ये तमाम जो नाम है, इसी के साथ गोविंद नारायण शुक्ला को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये मंत्रिमंडल में जो है पूजा पाल, ये भी नाम जो कि मुझे लगता है हर कोई इससे अच्छी तरह वाकिफ है। अशोक कटारिया, भूपेंद्र सिंह, पूजा पाल और इसी के साथ बेबी रानी मौर्य जाटव समुदाय से आती हैं, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी है, जो कि तीसरे डिप्टी सीएम के नाम के लिए जो चर्चा है इनका बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। आगरा से इनका करियर जो है शुरू हुआ है। दलित समाज से आती हैं और अगर हम ऐसे में देखें, खास तौर पर इनको लेकर जो है ये कहा जाता है कि भाई शायद बीजेपी को और ये मजबूती दे सकती है, क्योंकि अगर हम देखें नामों को लेकर जिस तरीके से इतना जोर शोर से मंथन चल रहा है, कई सारी चीजों को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है, और ऐसे में अगर हम देखें तो हर एक एक नाम उतना ही मजबूत और उतनी ही मजबूत दावेदारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन सवाल यही हो जाता है, 2027 जो कि हर किसी की निगाहें, हर पार्टी की निगाहें इस वक्त उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, और वो वाकई में उतना ही जो उम्मीद लगाई जा रही है कामयाबी दिला पाएगी। और आज हम इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ रत्नेश मिश्र प्रवक्ता बीजेपी से, अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और डॉक्टर परमवीर सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आऊंगी। रत्नेश जी, देखिए इस वक्त अगर हम बात करें कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जिस तरीके से जोर शोर से चल रही हैं, ये वाकई में विकास के लिए है या फोकस 2027? रत्नेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही उनको। और इस वक्त एक बार रुक कर लेते हैं हम दूसरे मेहमान की तरफ। परमवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए सवाल वही हो जाता है, मुझे लगता है
अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो बहुत ही अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर नीचे पैराग्राफ जो है होता रहा है। और ऐसे में अगर अब हम देखें, क्योंकि अब कैबिनेट विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो जोर शोर से चल रही है, आप कैसे देखते हैं इसे? जनसंख्या के राज्य की बात करते हैं जिसका एरिया भी बहुत बड़ा है और ये जनसंख्या के हिसाब से देखा तो देश के बराबर माना जाता है। बहुत सारी डायलेक्ट यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर सारे समाज को साथ लेकर चलना किसी भी पार्टी के लिए एक चैलेंज के रूप में होता है। चैलेंज माने कि सब लोगों का प्रतिनिधित्व दिखाई देना चाहिए, और ये आज से नहीं, शुरू से हर पार्टी की कवायद रहती है कि शुरू से दिखाई दिया जाएगा कि सभी लोगों का साथ है इसमें। तो इसी क्रम में मैं कहूंगा पार्टियां मंत्री बनाती हैं, हर एरिया से मंत्री लेती हैं, वो कोशिश करती हैं कि हर बिरादरी से मंत्री आना चाहिए, कि लोगों को लगता है कि इस प्रकार से हमारा प्रतिनिधि मिल रहा है। तो ये कवायद है, देखिए हर बार होता है, कोई नई बात नहीं है, होना भी चाहिए। और जैसे एक मंत्रिमंडल का रिशफल होता है कि मैं तो कहूंगा एक थोड़ी सी बात और है कि इसमें मंत्रियों का या विधायकों का एक स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, कोई जिनकी लोकप्रिय क्षेत्र में कितनी है उसके हिसाब से मंत्री पद दिया जाए। पर लेकिन ये दूर की कौड़ी है, किताबी बात है, मैं आपको जो भी मैं प्रश्न बोलता हूँ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आजकल भारतीय राजनीति में खास करके बिहार के चुनाव के बाद से और यूपी के अंदर एक जाति का एंगल बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था कि आपको कुछ भी अगर आपको टिकट पाना है या मंत्री बनना है तो इसमें काम चल रहा था। और ये करा गया था, ये पीडीए का नारा जो दिया गया था उसके बाद ही शुरू हो गया था। बीच में कुछ टाइम तक ये राजनीति इस प्रकार की कम छोड़ी, मतलब पीछे चली गई थी, लेकिन अब दोबारा से वो लाइफ के अंदर है। तो अब ये चीजें चल रही हैं, तो इन्हीं को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। जैसे देखिए अपेक्षाएं होती हैं, ये एक अटकलें होती हैं कि तीसरा आपको उप मुख्यमंत्री मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे कोई फायदा होने वाला है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री वास्तव में तो देखा जाए कोई, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं, ये आपके पास सातवें भी कैबिनेट मिनिस्टर के जैसी होती है और वो मुख्यमंत्री एक ही होता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बात शायद इस तरीके की होगी नहीं होगी, बाकी राम जाने वो क्या होने वाला है इस चीज में, लेकिन ऐसा जो आगे होगा। लेकिन मंत्रियों का जो विस्तार है वो जरूर देखिए क्षेत्र वाइज को देखते हुए कि हर यूपी को अगर हर पार्टी लगभग 4 क्षेत्रों में बांट के रखती है, पश्चिम, पूरब, उत्तर, बुंदेलखंड और गोरखपुर की तरफ से या तो पूर्वांचल को, तो हर पार्टी ने अपनी इसी तरीके से अपना ताना बनाया हुआ होता है कि वो चारों एरिया से सभी जगह से लोग आए और जिससे वो रिप्रेजेंटेशन मिलता है सब लोगों को। तो उसी क्रम में बीजेपी भी जाने वाली है और हम देखने वाले हैं कि कुछ दिनों में हमें कांग्रेस के जो संगठन है उसमें भी हमें चेंज दिखाई देने को मिलेगा, समाजवादी में भी दिखेगा। बसपा के अंदर कवायद चल रही थी, वो काफी हद तक आगे पहुंच भी चुके हैं। तो ये एक रूटीन प्रोसीजर है, 26 का चुनाव साल आ गया, 27 में चुनाव है, तो उससे पहले हर कोई अपने किलेबंदी करेगा और अपने जो कमजोर कड़ियां जहां जहां पार्टियों को लग रही होंगी तो वहां पर उनको मजबूत करके ऐसे कैंडिडेट खड़ी करने की कोशिश करेगा कि जनता के अंदर एक पॉजिटिव संदेश जाए। तो भाजपा भी उसी क्रम में अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में दावेदारी आप भी कर रहे हैं कि भाई इस बार तो कुछ भी हो, पीडीए अपने वोट बैंक से अखिलेश यादव को, उनकी मंशा को जो कहीं ना कहीं जो है उसको मजबूती देगी और सरकार जो है समाजवादी पार्टी की आएगी। इस वक्त टेस्ट कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि योगी बाबा तो चल पड़े हैं और साथ ही साथ बीजेपी भी पूरी तैयारी में, कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जूही सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार की विदाई की बेला आ चुकी है। हाँ, इतना जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट विस्तार करना वो उनका विशेषाधिकार है, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो 9 साल का पूरा कार्यकाल बीत चुका है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो वादे किए गए थे जनता में, वो वादे पूरे नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की जनता में निराशा है और अब भारतीय जनता पार्टी से कोई आशा तो बची नहीं है। 2027 में अब समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा चुके हैं और माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को, बीजेपी के लिए जब चुनाव आता है तो एक नई आशा बन जाती है। आपने मेरे से क्वेश्चन किया, आप कह रहे हैं जनता में निराशा है, लेकिन बाजी जब परिणाम सामने आते हैं तो पलट जाती है। कभी नहीं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो एक ऐसा राज्य है जहां पर पीडीए का हमारा जो नारा है वो सशक्त नारा कामयाब हुआ। 2024 में हमने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया और मीडिया जो है ना वो समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां दिखा रहा था। मीडिया को भी हमने आईना दिखाया। जो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने हमारे पीडीए के नारे पे मोहर लगाई और 37 सांसद लोकसभा में समाजवादी पार्टी
समझ में नहीं आता, हर बात घूम फिर के मीडिया पर ही क्यों आती है? आप कह रहे हैं नहीं दिखाता है, वो भी मीडिया वालों ने अच्छे से दिखाया था जब आपकी सीटों में बढ़ोतरी हुई थी, बीजेपी की सीटें कम आई थी, सब कुछ तो दिखा ही रहे हैं। सुन तो लीजिए जूही सिंह जी, मैंने कहा कि जो मीडिया के द्वारा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विषय में बोला जा रहा था, परसेप्शन दिखाया जा रहा था कि वो तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में से जो 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितवा रही थी, तो कैसा मीडिया है? निष्पक्ष मीडिया कहाँ है? तो जो मीडिया इस टाइप का दिखा रहे थे उनको ये भी मैंने कहा आईना था ये। तो अभी भी मैं चेता रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो जानती है महंगाई अपने चरम पर है। अभी अगर हम बात करें तो सिलेंडर क्या मिल पा रहे हैं? सिलेंडरों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ये जो हम चौथी अर्थव्यवस्था बताते हैं देश में, ये कहाँ अर्थव्यवस्था चली जाती है? गैस तक तो मुहैया करा नहीं पा रहे हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। क्या जो युवा है पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है, मैं और किसानों को खाद तक तो मुहैया नहीं करा पाई थी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये सब कृषि संबंधी जो बातें हैं, चाहे वो कोई भी चीजें हो, जनता जो उत्तर प्रदेश की जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म की राजनीति करी और गुमराह करने की राजनीति करी, इन्होंने जुमलेबाजी करी। कहीं ना कहीं जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और रही बात कैबिनेट विस्तार, अब कैबिनेट विस्तार से कुछ नहीं होने वाला, जनता जान चुकी है। माननीय योगी जी जो तो कोई ना ही कहे कि धर्म और जातिवाद की राजनीति हम नहीं करते, वो कोई भी पार्टी हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, आप भी जाति की बात करते हैं, वो भी जाति की बात करते हैं, तो दूध का धुला कोई नहीं है। और ये आप नहीं कह सकते हैं कि कोई भी हम पर्टिकुलर इसी चीज को लेकर चल रहे हैं। आप भी वैसे ही हैं, उसी रास्ते होकर आप निकलते हैं। कभी नहीं, हमने समतामूलक समाज की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा समतामूलक समाज की बात करती है, सबको लेकर चलने की बात करती है। हमारी पार्टी में आपने देखा होगा, जवाब ले लेते हैं रत्नेश जी। हर वर्ग का हमारे पार्टी में हर वर्ग का नेता है, हर वर्ग से विधायक है और हम सभी का सम्मान करते हैं। रत्नेश जी आवाज मिल पा रही है? लीजिए, मुझे लगता है पूरा आपने सुन ही लिया होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। मुझे लगता है इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसका जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी वर्गों को लेकर चलते हैं। और साथ ही साथ सवाल मेरा आपसे यही था, जब तकनीकी खामियों की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही थी, कि क्या वाकई में विकास के लिए कैबिनेट विस्तार हो रहा है या फिर मुख्य फोकस 2027 चुनाव? जूही जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए जूही जी, अब मैं आशा करूंगा कि समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता बिना इंटरप्शन किए, बीच में बिना कूदा फांदी किए मुझे सुनेंगे। हाँ। अभी जब मैं सुन रहा था तो ये कह रहे थे कि ये सर्व समाज और सभी वर्गों की बात करते हैं, लेकिन जूही जी आपको इनका जो पीडीए है, उस पीडीए के जब आप एब्रीविएशन को देखेंगे तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय बैच की कोई जगह नहीं है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर ये तीनों वर्ग और समुदाय ना तो पिछड़े में आते हैं, ना दलित में आते हैं, ना अल्पसंख्यक में आते हैं। तो जिन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल एजेंडे में ही एक पूरे समाज को, एक वर्ग को एक्सक्लूड कर दिया हो, वो बैठकर जब यहाँ पर ऐसी बातें करते हैं तो झूठ दिखता है। जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। और जब ये अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की सूची जारी करते हैं तो उसमें ब्राह्मणों की संख्या 0 होती है। जब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सचिवों की सूची जारी करते हैं तो ब्राह्मण की संख्या 1 होती है। इनके 8 राज्यसभा सांसद हैं, ब्राह्मण की संख्या 0 है। इनके 27 एमएलसी हैं, ब्राह्मणों की संख्या 0 है। इनके 37 लोकसभा सांसद हैं, ब्राह्मण केवल 1 है। ये है इनका रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मणों को लेकर, जिसपे ये बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे और बड़े बड़े गाथा गा रहे थे। ये कह रहे हैं कि बीजेपी केवल हिंदुत्व की राजनीति करती है। अब मैं आ जाता हूँ आपके मूल सवाल पे। अतुल जी सुन लीजिए, मैंने कुछ नहीं गलत बोला है। जूही जी आपके पास पीसीआर की टीम है, आप अपनी टीम से कहिए कि समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट से वो उनके राष्ट्रीय महासचिवों और राष्ट्रीय सचिवों की सूची निकाल लें, राज्यसभा सांसदों की सूची निकाल लें, आपको मिल जाएगा डेटा सारा। अब मैं आ जाता हूँ मूल सवाल पे, जो आपने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार क्यों किया जा रहा है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को समाजवादी पार्टी तो देखेगी राजनीति के नजरिए से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास, विपक्ष के पास ना विजन है, ना क्या कहते हैं विचार है, ना नियत है। भारतीय जनता पार्टी में काम के आधार पर, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं।
बहुत सारे हमारे माननीय विधायक हैं जिनकी ये योग्यता है कि वो और अच्छे तरीके से जनता की सेवा का कार्य कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाएगा। हम सामाजिक संतुलन की बात करते हैं, इसीलिए हमने सभी समाज के वर्गों को अपनी सरकार में, अपने संगठन में वहाँ पर वोट देते रहो, कभी सम्मान नहीं पा पाओगे। सम्मान देने के लिए समाजवादी पार्टी है, ब्राह्मण समाज को हमेशा सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया। और रही बात मिश्रा जी की, वो आपकी काफी देर तक इंतजार किया। एक ही बताइए, पीडीए की बात करिए, आपने सुनिएगा पीडीए में क्या है, पीडीए में क्या, ठीक है, प्लीज मुझे टाइम दीजिए। एक एक करके प्लीज अपनी बात एक एक करके पूरी करिए प्लीज। यूपीएससी में क्या आपके द्वारा क्यों उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई की गई जिसने पेपर सेट किया? अवसरवादी क्या है? क्या आपके ज्ञात के विषय में? रत्नेश जी को प्लीज उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए। अतुल जी वापस आएंगे, आपको पूरा मौका मिला है, आपको पूरा मौका मिला है, प्लीज उनको उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। अवसरवादी कौन जाति होती है या क्या होता है, तब जवाब नहीं दिया गया होगा भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए। जूही जी ठीक है रत्नेश जी प्लीज। अरे अतुल जी कितनी बेइज्जती सहते हैं भाई समाजवादी पार्टी वाले। पता नहीं इतनी बेइज्जती करते हैं, आपकी तो इतनी बेइज्जती करते हैं, फिर भी घुस घुस के तमाशा देखते हैं। वहाँ पे समाजवादी पार्टी है जो सम्मान करती है। अतुल जी प्लीज उनको उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, वापस हमें दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है प्लीज। समाजवादी पार्टी की 2017 में बेइज्जती हुई, 2019 में बेइज्जती हुई, 2022 में बेइज्जती हुई, 2024 में बेइज्जती हुई। इतना बेइज्जत होने के बाद अगर बुद्धि में कपाट नहीं खुल रहे हैं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जनता ने नकाल कर सत्ता से बाहर भेजा। कहा तुम्हारी समाजवादियों के द्वारा तय है कि हमारे पीडीए के नारे के द्वारा तय है, क्यों चिंतित हो रहे हो? घर में बैठे होंगे आप लोग, क्योंकि जनता ने अरे आप लोगों की खलबलाहट तो यही शुरू होगी, चुनाव में पता नहीं क्या ही होगा हैं? मैडम जब इस प्रकार की बातें करेंगे, अरे अली शेख साहब की पार्टी मिटने वाली है, समाजवादी पार्टी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अली शेख जी का जो राजनीतिक वो कहता वजूद है मिटने वाला है। चलिए ठीक है, हत्या हो जाती है वापस की घटना पर ठीक है, परमवीर जी के पास वापस लौटते हैं। नहीं बताइए, संबंध में गोली मार दी थी परमवीर जी। ठीक है प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए आप लोग। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है क्या है कि चिंता कर रहे हो? अरे परेशान मत हो, यही जो उत्तर प्रदेश की जनता है। आप तो अब आपको सत्ता का जो स्वाद था ना, आपने चख लिया जितना करना था। समाजवादियों की बारी है। यही दिक्कत होती है राजनीतिक दलों की, लड़ने के अलावा काम कुछ नहीं करते, और यहाँ भी कहीं ना कहीं आप लोग वही कर रहे हैं। ठीक है परमवीर जी, वापस मैं आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया कि सब ड्रामे हैं, कुछ नहीं है, और 2027 में जो है पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी ही चुनाव में उतरेगी। तो ड्रामा वर्सेस अगर विकास की बात करें, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? हाँ देखिए मैडम, बात क्या होती है, चुनाव जो होता है वो पब्लिक के बीच में होता है, वो पब्लिक के वोट से होता है। हाँ। अगर हम सोचते कि जो टीवी की डिबेट में प्रवक्ता आकर बोलते हैं, जनता उनके ऊपर विश्वास करती है, तो ये क्रेडिबिलिटी बहुत पहले खो चुके थे। या अगर कोई नेता बयानबाजी करता है, जनता उसके ऊपर आंख मीच के विश्वास करती है, ऐसा भी मुझे प्रतीत नहीं होता है। हमने चुनाव देखे हैं, देखिए हमने देखा था कि क्या नाम है, पंजाब का चुनाव में वहां पर याद कराऊंगा आपको, दिल्ली का चुनाव में आम आदमी पार्टी कैसे निकल कर आई थी। तो आज के युग में अगर कोई सोचे कि हम लोगों ने बड़े बड़े बयान दे दिया, मेरे नेताजी का कद बहुत मुद्दा है, तो इस कद के ऊपर मैं जीत जाऊंगा चुनाव, ये थोड़ा सोचने का विषय रहेगा। यहाँ पर जनता मुद्दों को देखती है। देखिए आज अगर बात करी जा रही है, मुद्दे गढ़ने की कोशिश करता है ना जब कोई राजनीतिक दल, तो मुद्दा गढ़ने में वो कामयाब नहीं होता। लेकिन जब मुद्दा जमीन पर होता है, जैसे यूपी के अंदर सरकार क्यों बदली थी? यूपी के अंदर सरकार बदली थी केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर के विषय के ऊपर। अब ये कोई किसी से छुपा नहीं है कि एक समय यूपी में कैसे लूट होती थी, कैसे डाके पड़ते थे, कैसे मर्डर होते थे, सबके सामने है। आप अपना उठा के देख लीजिए, चीजें सब मिल जाएंगी। यूपी के अंदर सरकार बदली थी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। तो आज तक की अगर हम बात करते तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर हम बात करते कमोबेश 2017 से पहले की, तो उसके मुकाबले में कंट्रोल्ड है यहाँ पर। या अगर हम बात करते हैं सड़कों की, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ पर अगर लखनऊ से आना हो तो समस्या थी, दिल्ली से आना हो तो समस्या होती थी, अगर इधर आगरा से जाना तो समस्या थी। तो इस क्रम में बहन जी ने काम शुरू किया था एक्सप्रेस वेज का, जिसको आज की सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर लेकर गए हैं। ये दिखाई देता है।
मेरे को आंख से दिखाई देता है। मैं अपने शहर की बात करूंगा, हमारे शहर की दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल थी, हमारे पास अब एक्सप्रेस वे भी है, हमारे पास रैपिड रेल भी आती है। बिजली की बात, आप नोएडा से आप इस समय प्रोग्राम कर रही हैं, अपनी बिजली की स्थिति आपके आसपास कैसी है आपको दिखाई दे रही होगी। नोएडा के अंदर भी फिरौती या डाका पड़ना या कोई मकान बनाने से पहले रंगदारी मांगना बहुत आम होता था, अब आपके सामने हुई चीज। गोरखपुर की बात करते हैं, वहां पर इन चीजों कैपिटल मानी जाती थी। तो जो आंख से एक आम आदमी देखता है वो वोट करने का उसके ऊपर सोचता है। और आज के समय में मैं आप आगाह करना चाहूंगा, देखिए खाटी वोटर जो होता है ना, एक कैडर वोट कहते हैं कि भाई समाजवादी का जो कैडर वोट है वो समाजवादी का ही रहने वाला है, या भाजपा का जो कैडर वोट है वो भाजपा का रहने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में। लेकिन इन दोनों कैडर वोट से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होती है आज के टाइम में फ्लोटिंग वोटर की। फ्लोटिंग माने वोटर की जो काम देखकर अपना विचार बदल देता है, और यही फ्लोटिंग वोटर से तमाम तरीके के, अगर पूरे देश की बात करते हैं, वहां चुनाव का हेरफेर कर दिया है। अगर आप उस फ्लोटिंग वोटर को कन्विंस करते हैं, वो काम से कन्विंस होने वाला है, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी प्रवक्ता डिबेट में आके बड़ी बड़ी बातें बोले कि मैं जीत गया हूँ, फलाना गलत है, या नेता कोई कहे जो जनता नहीं मानती है। फॉर एग्जाम्पल बिहार का एक और चीज, क्योंकि जिन चेहरों को लेकर इस वक्त अगर हम कैबिनेट की बात करें, जिन चेहरों को लेकर बात चल रही है, उनमें चौधरी भूपेंद्र सिंह, साथी अशोक कटारिया, पूजा पाल, बलदेव औला, गोविंद नारायण, ये वो चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही है। अब इसके जरिए ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो संतुलन है उसे बनाए रखने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। अब ऐसे में इन चेहरों को लेकर आप क्या मानते हैं? आपने सभी का नाम ले लिया, बीजेपी के पुराने चेहरे हैं, ये पहले कभी ना कभी मंत्री रहे थे या बीजेपी के संगठन में बड़े औहदों के ऊपर है। तो मैं इसको एक्सरसाइज मानता हूं इस तरीके की कि इनकी कहते हैं ना कि ट्रांसफर हो जाती है, फिर पॉलिटिक्स में भी पॉसिबल है, होना भी चाहिए। काम कीजिए, इधर जाइए उधर जाइए, तो मैं तो सिर्फ इस तरीके से देखता हूँ। ये बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, ऐसा समाजवादी पार्टी में भी होता था कि PWD मिनिस्ट्री लेकर उसको फलाना दे दिया गया, उसको यहाँ दे दिया गया, वहां से ऊपर कैबिनेट में ले आया गया। ये तमाम सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो, चुनाव से पहले आम स्थिति है। मैं इसमें कोई नई चीज नहीं देख रहा हूँ, कोई नई पार्टी नहीं मैं देख रहा हूँ। हर राज्य के अंदर हर पार्टी चुनाव से 1 साल 1.5 साल पहले करती है ये काम, तो ये उसी रीजन में है। और देखिए बाकी अगर हम मंत्री बनाने की बात करते हैं किसी को, किसी विधायक को, तो उसके लिए रिपोर्ट कार्ड हर पार्टी उसका देखती है। उसी क्रम में ये बीजेपी की भी एक्सरसाइज के रूप में, मैं एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, मैं तो सिर्फ एक एक्सरसाइज देखता हूँ। इसका चुनाव के अंदर कितना फर्क पड़ने वाला है, इसका सटीक अनुमान ना तो मैं लगा सकता हूँ और ना ही मैं मानता हूँ कि कोई लगा सकता है शायद। जी रत्नेश जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए सत्ता में आप ही हैं, बड़े बड़े दावे आप करते आए हैं और हमेशा से ही आपका एक नारा रहा है डबल इंजन की सरकार। अब डिप्टी सीएम की चर्चा जो है वो होने लगी है, क्या डबल इंजन पर्याप्त नहीं है? देखिए जूही जी, सबसे पहले मैं जवाब आपको दूंगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार का तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सत्ता का एक्सपेंशन नहीं होता, जबकि सेवा के अवसर का एक्सपेंशन होता है। और हमारी यही अब सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है, क्योंकि हम सुशासन की राजनीति को साथ लेकर चलते हैं और हमारी ये मंत्रिमंडल विस्तार भी हमारे सुशासन को एक्सपेंड करने का एक माध्यम है। विपक्ष को तो हर चीज में साजिश दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि उनके पास उनकी सरकार में केवल साजिशन ये सारी चीजें करने के लिए होती थी और साजिशन वो सारी चीजें ये लोग करते थे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, भाई जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, हम उसको पार्टी में प्रमोट करेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे। हमारे यहाँ किसी नेताजी का करीबी होना, किसी परिवार का करीबी होने से आपको कोई पद नहीं मिलता, ना तो आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है। आपका काम कैसा, आपके संगठन के प्रति समर्पण कैसा है, आपका जनता के प्रति समर्पण कैसा है, इससे निर्धारित किया जाता है। और अभी परमवीर जी बता रहे थे, ये वास्तविकता है कि आज यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है। आज यूपी में एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर जब वोटर वोट करने जाता है जी, तो वो देखता है कि पिछली सरकार और वर्तमान की सरकार में अंतर क्या है। मेरे समाजवादी पार्टी के काबिल साथी हैं, उनको भी पता होगा। मैं आपको कई ऐसी घटनाएं बता सकता हूँ। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ जी। इनके एक पूर्व के मंत्री हुआ करते थे विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह। 2012 में जब इनकी सरकार बनी तो एक वैकेंसी आई थी नर्सिंग स्टाफ की गोंडा जनपद में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसमें इन्होंने सुनिए तो मैडम सुनिए तो, उसमें इनके मंत्री जी ने सीएमओ को रात में किडनैप करा लिया था। सीएमओ को रात में किडनैप करा लिया था। एसपी मुकुल द्विवेदी की हत्या जवाहर यादव ने इनकी सरकार में कर दी थी। डीएसपी जियाद की हत्या इनकी सरकार में हो गई थी। इनकी सरकार में
सीओ को इसी हजरतगंज कोतवाली के सामने खींच कर मारा गया था। इनकी सरकार में आज ईद थी, समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आज विकास और मंत्रिमंडल। अतुल यादव, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, बीजेपी के पैंतरे हैं और वो कुछ भी करे, अरे जीत नहीं हो पाएगी उसकी 2027 में, लेकिन चलिए आपके पास इसका काट क्या है? सिर्फ आलोचना तक ही सीमित है विपक्ष? जातिवादी का ठप्पा लगा हुआ है ना, वो हट नहीं सकता है। सारी जनता जानती है उत्तर प्रदेश की। घबराओ मत, जनता जवाब मांगने जा रही है। 2027 का चुनाव है, ये आप बचने वाले नहीं हो। समाजवादी जो पार्टी है सशक्त विपक्ष है। हम जनता के बीच में एक एक बिंदु पर बात उठा रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे युवा हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे वो आपके द्वारा जो चिकित्सालय है ना वहाँ पर डॉक्टर आपने उपलब्ध नहीं करा पाए, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की क्या स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से बदहाल है, ये सब जानते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश को जनता आपको माफ नहीं करने वाली। माननीय योगी जी की जो है ना, अब योगी जी का जो कार्यकाल समाप्त होने वाला है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और हमारे पीडीए के नारे पर जनता मोहर लगाने वाली है। क्योंकि आपको तो पिछड़ों से ना हमदर्दी नहीं है। पिछड़ों के तो आपने हक खाए है ना, पिछड़े वर्ग का हक खाया, अल्पसंख्यकों को अत्याचार किया, ये कहाँ बच जाओगे आप? मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी, जनता उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना वो जानती है। इसीलिए हमारे लोकसभा चुनाव में हमारे पीडीए के नारे पे मोहर लगाई थी। 2027 में समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे पे मोहर लगाने जा रही है। आप लोग अब जो है ना घर बैठेंगे, आराम कीजिए, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। महंगाई अपने चरम पर है। जो आप अस्पतालों की स्थिति बता दीजिए, कितने 9 साल में कितने डॉक्टर अभी परमवीर जी ने ही बता दिया हमारी सरकार में और इनकी सरकार में अंतर क्या है, बता दीजिए। अगर पढ़े अभी उत्तराखंड से बांटकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाह रहे हैं। खुद तो भाई साहब मिलते हैं देहरादून में और अरे आज अतुल जी पूरा खा पी के एकदम ताकतवर हो के आए हैं पूरा जवाब देने के लिए। खैर चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, क्योंकि देखिए जिस तरीके की अभी रणनीति बन रही है, हर किसी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर ही है, क्योंकि 2027 में बहुत ही कम वक्त है और हर किसी के ज़हन में वही कहीं ना कहीं बसा हुआ है कि आखिर अब क्या बदलाव होगा या फिर वही फिर से दोहराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही दिलचस्प है और कहीं ना कहीं 2027 पर जो मजबूती की बात कर रही है, जिसको देखकर इतने बदलाव किए जा रहे हैं, कैबिनेट में बदलाव किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें इस वक्त आरएसएस की भी पूरी जो मुस्तैदी है वो देखी जा रही है। हमेशा से आरएसएस पर आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी इनके अंडर कंट्रोल में, हालांकि दोनों ही एक दूसरे से इस चीज को लेकर, राजनीति से जुड़े होने को लेकर नकारते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर की बात जो है वो कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है, तो इससे नकारा नहीं जा सकता है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।